नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और अखंडता के साथ साथ सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कथित प्रयासों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस की एटीएस और एसटीएफ ने शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस के अनुसार आईएसआई के निर्देशों पर सक्रिय यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। और जहां जांच में युवाओं को धन और काम का लालच देकर धमकी, आगजनी, रैकी, तो वहीं पोस्टर चिपकाने और पेट्रोल बम फेंकने जैसी गतिविधियों में शामिल कराने की भी बात सामने आई है। जानकारी यह भी देते चलें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक अब तक 12 एफआईआर को दर्ज किया जा चुका है और जिसमें 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ यह भी बताते चलें कि इनके कब्जे से पिस्टल, कारतूस, चाकू, ज्वलनशील पदार्थ, तो वहीं आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद किए गए। जहां 26/2026 को केंद्रीय एजेंसियों के साथ चलाए गए अभियान ने नेटवर्क से जुड़े करीब 175 संदिग्धों की जांच को किया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 62 संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। और जहां पुलिस ने जुलाई 2026 में गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर नेटवर्क और उनके सदस्यों को, साथ ही साथ आपको बताते चले कि धारा 35 के तहत आतंकी घोषित कर चौथी अनुसूची में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता बसंत मिश्रा जुड़ गए हैं। बसंत, बड़ी कार्रवाई की गई है जहां माना जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन एक बड़ी सफलता हासिल की गई। क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। जो शहजाद भट्टी नेटवर्क के नाम से एक गैंग चल रहा था, उस पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 एफआईआर दर्ज हुई थी। करीब उसमें 52 से ज़्यादा जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। ये नेटवर्क आईएसआई के इशारे पर चलता था, जो पाकिस्तान से इसका लिंक था। इसी कड़ी में लगातार यूपी पुलिस ने केंद्रीय जाँच एजेंसी की सहायता लेकर के इसके नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें ये नौजवानों को बहलाता फुसलाता, साथ में उनको लालच देता था कि आपको पैसे मिलेंगे, नेटवर्क से जुड़िए। जब ये आरोपी गिरफ्तार हुए तो उनके पास से कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुई, पिस्टल बरामद हुई, चाकू बरामद हुए, साथ में जो पोस्टर बरामद, आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए और ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों को धमकी देते थे, साथ में उन पर पेट्रोल बम भी फेंकने की धमकी देते। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एटीएस और एसटीएफ की लगातार छापेमारी चल रही थी और जो भी आरोपी गिरफ्तार उनके पहले से तलाश थी। उसी कड़ी में एटीएस और यूपी एसटीएफ ने मिल करके ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें शहजाद भट्टी के नाम से जो नेटवर्क चल रहा था उसका बड़ा खुलासा भी किया है। जी बिल्कुल बसंत, खबर यह भी सामने आई है कि सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का फैलाने का आरोप जो है वो लगा है। तो किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये मुस्लिम युवाओं को टारगेट करते थे, सोशल मीडिया के जरिए उनसे संवाद करते थे, फिर उनसे बात करते थे और साथ में उनको भड़काते थे और साथ में उनको लालच देते थे कि आपको पैसे मिलेंगे, आप संगठन से जुड़िए, कहीं नाम नहीं आएगा। तो जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, जो आरोपी गिरफ्तार हुए, जब उनके मोबाइल से डेटा बरामद किया गया, तो उसमें तमाम सारे ऐसे सबूत इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं, जिसमें तमाम सारे कई जो संगठन से जुड़े हुए जो युवक थे उनसे बातचीत कर रहे थे। ये लोग उनको भगा रहे थे कि किस तरह से भारत में हिंसक घटनाएं दी जाए, किस तरह से उनको रूप दिया जाए। तो उसी कड़ी में जब उनसे तमाम सारा डेटा फिलहाल एसटीएफ और एटीएस ने इकट्ठा करके जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा। चूंकि ये बड़ा मामला था, सीधे पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से जुड़ा हुआ था और उसी के इशारे पर शहजाद भट्टी के नाम से ये गैंग सक्रिय था और जो फंडिंग भी इसकी थी वो भी पाकिस्तान से आ रही थी, गैंग के सदस्य को मिल रही थी। तो ऐसे में लगातार एटीएस की और एसटीएफ की कार्रवाई अभी भी चल रही है और तमाम सारे और भी खुलासे होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी ठीक है बसंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसमें जो मिली है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि यूएपीए के तहत जहां कार्रवाई की जा रही है तो वहीं शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर और उससे जुड़े परिसरों में तैनात कर्मचारियों की निगरानी अब और भी सख्त कर दी गई है और जहां कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर उनकी ड्यूटी तक पर नजर रखी जा रही है। जानकारी यह भी देते चले कि ड्यूटी पर पहुंचते समय कैमरे के जरिए फेस रीडिंग की जा रही है, तो वहीं ड्यूटी पूरी करने के बाद भी बाहर निकलते वक्त भी
लोगों की फेस रीडिंग की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ रजिस्टर में भी कर्मचारियों के आने और जाने का समय भी उसमें दर्ज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, क्या कुछ है आप सुनिए। हवा चोरी मामले के बाद राम मंदिर और उससे जुड़े परिसरों में तैनात तमाम कर्मचारियों की निगरानी में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तमाम कर्मचारियों की निगरानी होगी और साथ ही उनकी गतिविधियों की पूरी निगरानी की जाएगी कि आखिर कौन कर्मचारी किस वक्त ड्यूटी पर आ रहा है और किस वक्त ड्यूटी से जा रहा है। और जो भी लापरवाही कर्मचारी के द्वारा की जाएगी उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जो भी कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करते समय रजिस्टर में आने जाने का टाइम लिखेगा और साथ ही फेस रीडर की व्यवस्था जो है वो की गई है। कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करते समय फेस रीडिंग करके ही प्रवेश करेगा और जाते समय भी फेस रीडर का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल राम मंदिर में जिस तरीके का मामला सामने आया उसके बाद अब कर्मचारियों पर निगरानी जो है उसकी सख्ती बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बताते चले कि गोमती नगर में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के पास बैंक अफसर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद अब बैंक कर्मी फरार हो गया। जहां आपको बताते चले कि इसके बाद वह करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर पर पहुंचता है, बहन को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर खुद भी अपनी जान दे देता है। तो जी हां, आपको बताते चले कि लखनऊ से यह मामला सामने आया है, जहां आपको जानकारी देते चले कि यहाँ ट्रिपल मर्डर की यह खबर सामने आई और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी दे दें कि बैंक अफसर दिव्या मिश्रा मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही हैं। जहां पोश इलाके में दिन दिहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस की आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जहां दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती थी। पति साकेत वाजपेयी भी जो है वो एसबीआई में काम करते थे और दोनों के बीच में तलाक का केस भी चल रहा था। वहीं आलमबाग में रहने वाली दिव्या मिश्रा ने करीब 1 साल पहले पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अपील को भी दायर किया था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम की ओर से छानबीन को शुरू कर दिया गया है। वहीं सारे लोगों से पूछताछ में पता चला है कि दिव्या मिश्रा अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी और जिस दरमियान इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में महिला अधिकारी को भी जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है और जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो बेहद ही संगीन मामला यह सामने आया है जहां डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी फैल गई। तो वहीं बैंक अफसर ने की पत्नी और बहन की हत्या और जिसके बाद बैंक के बाहर ही जो है पत्नी को गोली मार दी गई थी और जिसके बाद बैंक कर्मी ने खुद को भी गोली मार ली। तो ट्रिपल मर्डर की यह वारदात जिसके बाद से ही अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को दिन लगभग 12:15 बजे थाना गोमती नगर को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो आईसीआई बैंक है मिठाई वाला चौराहे के पास, उसमें एक बैंक कर्मचारी को उसके पति ने गोली मारी है। तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके साथ जो साथ में कर्मचारी थे महिला के साथ, उन्होंने बताया कि उसके पति ही था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और पति द्वारा ये गोली मारी। तो इस वारदात के बाद आपको बता दें कि जहां इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अजहर खान जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से यह संगीन मामला सामने आया है, जो इसमें डबल मर्डर के बाद खुद भी अपने आप को उसने गोली मार दी है, क्या कुछ है विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का ये सनसनीखेज मामला है जहां पर एक व्यक्ति जो कि बैंक में अकाउंटेंट था एसबीआई में, उसने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा जो कि आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, उसको पहले कॉल करी, बैंक के बाहर बुलाया, थोड़ी कहासुनी हुई और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए गोमती नगर स्थित मिठाई वाला चौराहे के पास की ये घटना है और उसके बाद उससे महज 2 किलोमीटर दूर हुसड़िया चौराहे पर उसका घर था जहां पर वो किराए के मकान पे रहता था। मानस वाजपेयी उसका नाम बताया जा रहा है जो कि दिव्या मिश्रा का पति था। वो अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी सगी बहन सीबा वाजपेयी की
भी हत्या कर देता है और उसके बाद खुद आत्महत्या कर लेता है। देखिए ये बड़ा मामला है, सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, 2 लोगों की हत्या की गई, फिर खुद आत्महत्या कर ली गई। तो देखिए मानस वाजपेयी जो है 12 साल हुए थे इसकी शादी के, दिव्या मिश्रा के साथ इसकी शादी हुई थी। दिव्या मिश्रा 1 साल से अलग रह रही थी, आलमबाग में इसका घर था और 1 साल पहले उसने कोर्ट में डिवोर्स को लेकर अपील भी की थी, जिसके बाद दोनों अलग रहते थे। और मानस वाजपेयी गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर किराए के मकान में अपनी बहन के साथ रहता था। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम किस वजह से दिया, क्या कारण रहा। हालांकि एक स्क्रीनशॉट जो कि मानस वाजपेयी का जो है वो वायरल हो रहा है, उसमें ये बात कही गई है कि दिव्या उसे धोखा दे रही थी, इस तरीके की बात कही गई है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें ये भी कहा गया है कि मैं अपनी बहन की और खुद की जान लेने जा रहा हूँ। लेकिन अजहर बिल्कुल ये बात तो है, बिल्कुल। लेकिन अजहर एक बात और इसमें सामने आई है कि कोर्ट में भी इनका कुछ मैटर चल रहा था जो कि शायद डिवोर्स से रिलेटेड था। बिल्कुल, देखिए 1 साल पहले कोर्ट में डिवोर्स को लेकर अपील दायर की गई थी दिव्या मिश्रा की तरफ से। हालांकि आज जो वारदात हुई है, मानस वाजपेयी आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पहुंचा, दिव्या को कॉल करी, दिव्या बैंक में थी, बाहर निकली और कुछ बातचीत करने के बाद उसको गोली मार दी। उसके बाद देखिए आसपास के जो लोग थे उसने पास के लोहिया हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया और जिसके बाद डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर तमाम आला अधिकारी जो है वो पहुंचे और साथ ही फॉरेंसिक की टीम पहुंची, जहां पर उसकी हत्या हुई थी वहां पर साक्ष्य जो है वो जुटाए। हालांकि देखिए बड़ी बात ये तब होती कि जब जो आरोपी था, जो हत्यारा था, वो मारकर फरार हो जाता, लेकिन उसने खुद अपनी आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं अब ये तो साफ हो गया है कि जिसने हत्या की थी उसने खुद अपनी आत्महत्या कर ली। अब जो वजह क्या है इसके पीछे, आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया मानस वाजपेयी ने, फिलहाल ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसके बाद ही देखिए फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मानस वाजपेयी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। बिल्कुल अजहर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या दोनों के परिवार में से अभी कोई भी किसी का भी बयान सामने आया है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि पॉश एरिया में रहते थे, रेप्यूटेड एरिया में वे रहते थे और इस तरीके से जब यह घटनाएं सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल साफ तौर से लखनऊ के गोमती नगर में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। शहर का पॉश इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है और वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक स्थित था। हालांकि मानस वाजपेयी जो है वो एसबीआई बैंक में अकाउंटेंट था, लेकिन उनके परिवारों की तरफ से अभी तक के किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि मानस वाजपेयी जो कि जिसने हत्या की थी उसके माँ बाप का पहले ही निधन हो चुका था और हत्या के बाद उसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी, जिसका नाम सीबा वाजपेयी बताया जा रहा है। और हालांकि अब दिव्या मिश्रा के परिवार में से अभी किसी का बयान सामने नहीं आया है। पुलिस उनसे बातचीत करेगी, बयान दर्ज करेगी। अभी जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, अभी तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तमाम लोग मोर्चरी में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक के दिव्या के परिवार का किसी भी तरह का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। जी ठीक है अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर प्रयागराज से है, जहां लगातार भारी बारिश के बाद अब शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि प्रमुख सड़कों से लेकर निचले इलाकों तो वहीं पॉश कॉलोनियों तक भी जल भराव देखने को मिल रहा है। कई जगहें सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और जिससे लोग भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर बनी है खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जहां गंगा यमुना उफान पर है, वहीं बारिश का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आलम यह है कि पॉश इलाकों में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब आपको प्रयागराज के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने प्रयागराज वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज की प्रमुख सड़कें और निचले इलाकों के साथ पॉश एरिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियां पानी में आधी आधी डूब गई हैं। वहीं कई लोगों की बाइक जलभराव की वजह से बंद हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो प्रयागराज में आसमान से आफत बरस रही है।
जो हर दिन परेशानी बढ़ा रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए। ये हम जॉर्ज टाउन में हैं स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है। आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब स्टूडेंट कितना दिक्कत हो रही है? स्टूडेंटों में बहुत दिक्कत हो रही है। तो पानी कितना है अभी? उठने से ऊपर पानी है, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ा यहाँ पे पानी जल भराव को यहाँ पे ध्यान दे और आवागमन को थोड़ा वो सुधारें। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। संगम क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं गंगा का जल अब हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। संगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अभी स्थिति ये है कि लगातार जल बढ़ रहा है और सारे सामान वगैरह हटाया जा रहा है। अगर इसी तरह जल बढ़ता रहेगा तो कल हनुमान जी सहन कर जाएंगे। अभी प्रॉब्लम तो ही है सभी लोगों के लिए, दुकानदार के लिए, पंडा प्रयागवाल के लिए, सभी लोग अपना सामान हटा रहे हैं। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भी संगम स्नान करने से रोका जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी अनहोनी न हो। पानी ज्यादा था, वो लोगों ने मना किया, इसलिए स्नान नहीं किया। प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, मेडिकल किट और फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर भी निकाला जा रहा है। प्रयागराज में बिगड़े हालातों पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, महाकुंभ के नाम पर जो 1 लाख करोड़ रुपए प्रयागराज के तथाकथित स्मार्ट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किए गए थे, ये उस महाभ्रष्टाचार का जीता जागता और बहता बहाता प्रमाण है। बनाने चले थे दिव्य, लेकिन हर तरफ दिख रहा है द्रव्य। अब क्या इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज से जल राजनगर करेंगे? भाजपाइयों ने सोचा न था कि उनके महापाप की पोल कभी धार्मिक रूप से खुलेगी, कभी प्राकृतिक रूप से। पाप की सजा इसी धरती पर मिलती है। वैसे प्रयागराज के लोगों को सियासत नहीं बल्कि समाधान चाहिए। अब देखना होगा कि प्रयागराज में हालात कब तक सामान्य होते हैं। तो आपको बताते चलें कि प्रयागराज में इस समय गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शोएब जी, जिस तरीके का नजारा इस समय प्रयागराज से देखने को मिल रहा है, बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बात कर रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं, वो ऐसी जगह है जहां पर इसी शहर में एक अलग शहर बसता है, तंबुओं का शहर बसता है और पूरा ये इलाका श्रद्धालुओं से भरा रहता है। लेकिन आज यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं। पूरा ये इलाका जल मग्न हो चुका है, पूरी तरीके से यहाँ पानी पहुंच चुका है और हमारे ठीक पीछे लेटे हनुमान जी है। लेकिन यहाँ पर 2 पहलू हैं बाढ़ के। एक तरफ जहाँ रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच जाने से लोग परेशान हैं, वहीं इसका दूसरा पहलू ये है कि हर बार इस सीजन में माँ गंगा हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं और जो हालात बन रहे हैं उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में जो लेटे हनुमान जी देश का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहां पर माँ गंगा उन्हें आशीर्वाद देने आएंगी। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में माँ गंगा उन्हें स्नान कराने आएंगी। लेकिन अगर बाढ़ की हालात पर बात करें तो जो शहरी इलाका है जहां पर जल भराव हुआ था वो बारिश की वजह से हुआ था। अब उस पर बहुत हद तक प्रशासन ने कंट्रोल किया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही थी और उस आधार पर प्रशासनिक अंदर शोएब जी, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ उनकी ओर से किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गंगा का जलस्तर अभी और भी बढ़ सकता है। देखिए, प्रशासन ने जहां शहरी इलाके थे वहां जहां पे जल भराव था उन्हें निकालने के लिए तमाम मशीनों का इंतजाम किया है, उससे निकाला जा रहा है, क्योंकि इस पर नगर निगम पर सवाल भी उठ रहे हैं जैसा आपने बताया था। लेकिन अगर गंगा की बात करें और यमुना की बात करें तो प्रशासन को अभी ये अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक संभावना इस तरह की बन नहीं रही है, क्योंकि जो यहाँ का खतरे का निशान है वो उससे अभी गंगा और यमुना दोनों नदियां नीचे हैं। इसलिए हालात पर वो जरूर नजर रख रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रशासनिक अमला लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है
क्योंकि जहां पर गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो दूसरे जगह से जब जल छोड़ा जाता है उसके बाद ही यहाँ पर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो अभी जहां से भी जल छोड़ा जा रहा है वहां से यहाँ तक पहुंचने में हो सकता है 1-2 दिन लगे। तो इसलिए अभी प्रशासन पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगले 2 दिनों में क्या स्थितियां बनती हैं इस पर नजर रखते हुए, क्योंकि जिस स्तर से जिस स्पीड से जलस्तर बढ़ रहा है गंगा और यमुना दोनों का, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक खास तौर से नजर रखी जाएगी, क्योंकि ऐसे हालात बन रहे कि हो सकता है कि खतरे के निशान को छू ले। और उसी हिसाब से प्रशासन ने न सिर्फ वैकल्पिक रूप से तमाम ऐसे स्थल बनाए हैं जहां पर अगर निचले इलाके में पानी पहुंचता है तो उनको वहां पर शिफ्ट करने के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पे रखा जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो खास तौर से जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको जरूर अलर्ट मोड में रखा गया है। एनडीआरएफ लगाई गई है, उनसे लगातार मॉनिटरिंग करते हुए लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। जहां पर भी हालात थोड़े भी ऐसे लग रहे हैं कि वहां पानी ज्यादा आ सकता है, वहां से लोगों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर ली, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यहाँ के प्रशासनिक अमले से इस बारे में जानकारी मांगी है। तो इसलिए और तेजी से काम हो रहा है। लेकिन जो प्रशासन है उसका दावा है, खासतौर से यहाँ के डीएम और कमिश्नर जो हैं वो लगातार फील्ड पर हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि जो जल भराव की वजह से स्थिति खराब हुई थी उसको नियंत्रित किया जाए, और खासतौर से जो गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा जिससे आने वाले संकट से भी कैसे निपटा जाएगा उसकी भी तैयारियां की गई हैं। जो यहाँ पर नावें चलती हैं उनको भी फिलहाल हिदायतें दी गई हैं कि वो ऐसे स्थानों तक ही नाव को ले जाए जहाँ पे खतरे के निशान के एरिया के वो चिन्ह लगे हुए हैं, उसको ही उन्हें कवर करना है, उसके आगे उन्हें नहीं जाना। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई। लेकिन आने वाले 2-3 दिन प्रयागराज के लिए थोड़ा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करेगा गंगा और यमुना के जलस्तर का और मौसम। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ स्कूल बंद चल रहा है, छुट्टियां दी गई हैं। तो अगर बारिश भी होती है और जलस्तर बढ़ता है तो हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं। ठीक है शोएब जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में पूरे तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि जनता भी अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।